हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रिगल क्लासेस। माय नेम इज़ फिरोज अली। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं सरकारी बजट, जो कि 6 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। और इस पर आधारित अब तक 2 वीडियो बन चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज की ये जो थर्ड वीडियो, हम इसको स्टार्ट करते हैं सरकारी बजट का। सरकारी बजट के उद्देश्य। आज का टॉपिक जो है सरकारी बजट के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी सरकार जो बजट बना रही है उसका क्या उद्देश्य है। उसके कई सारे उद्देश्य वन बाय वन करके पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली पॉइंट पूछेगा कि सरकारी बजट के रूप में इस उद्देश्य को समझाइए, इस उद्देश्य को समझाइए। कोई सा भी उद्देश्य पूछ सकता है आपसे। सबसे पहला पॉइंट है जीडीपी में समृद्धि। सरकार बजट इसलिए बनाती है कि हमारी इकोनॉमी के जीडीपी, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, यानी इकोनॉमी के अंदर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए सरकार बजट बनाती है। सरकार ये डिसाइड करती है, ये निर्धारित करती है बजट के अंदर कि हम जो है जीडीपी को ज्यादा करें। और जीडीपी करने के लिए सरकार क्या करती है? निवेश ज्यादा से ज्यादा करती है। सरकार फैक्ट्री ज्यादा लगाएगी, कारखाने ज्यादा करेगी और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश करेगी। ये सारी अनाउंसमेंट, ये सारे का सारा डिसीजन किसके अंदर डिसाइड होता है? सरकारी बजट के अंदर। वहीं सरकार जो है निजी निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करती है। वो कैसे सर? सरकार करती आर्थिक सहायता देती है उनको कि आपको अगर ये कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या सब्सिडी मिलेगी, या फिर कर के बेनिफिट दिए जाते हैं। ऐसा करके सरकार यही चाहती है कि हमारे इकोनॉमी का, हमारे भारत का जो जीडीपी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक। दूसरा पॉइंट है इसमें संसाधनों का आवंटन, यह संसाधनों का पुनः आवंटन पॉइंट का नाम है। इसका पॉइंट को कैसे समझते हैं सर हम? इस पॉइंट को इस तरह से समझते हैं हम, संसाधनों का पुनः आवंटन, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए और बी। ए किसका उत्पादन कर रहा है? ए उत्पादन कर रहा है अफीम का, सिगरेट का, या कुछ नशीले पदार्थ का कोई। अब सरकार ने कहा जी आप इसका उत्पादन करते हैं क्या? अच्छा। तो अब सरकार जो है इस पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज करेगी। उससे क्या बेनिफिट होगा? ज्यादा टैक्स इंपोज करेगी तो हमारी इकोनॉमी के कम से कम रिसोर्सेज यूज कर पाएगा ए। जैसे भूमि कम इस्तेमाल करेगा, श्रम कम इस्तेमाल करेगा, पैसा कम इस्तेमाल करेगा। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमारी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी वस्तु में अच्छी वस्तु के उत्पादन में लग सकें। वहीं जो हानिकारक वस्तु होती है, समाज को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु है, उनका इसमें कम से कम इस्तेमाल हो सके। इसलिए सरकार क्या करेगी? यहां पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी। ठीक है, सब्सिडी के नाम पर इनको कुछ नहीं देगी। वहीं बी जो उत्पादन करता है कपड़े का, गेहूं का, चावल का, सरकार कहेगी अच्छा आप इस चीज का उत्पादन करते हैं। तो ये सरकार चाहती है बजट के अंदर कि हमारी इकोनॉमी का जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो ज्यादा से ज्यादा कहां लग सके? यहां पर लग सके, बेहतर वस्तुओं पे, समाज की जो समाज की उपयोगिता वस्तु उन पर लग सके। इसलिए सरकार क्या करती है? उनको टैक्स नहीं लेती एक तो, और सब्सिडी देती है। ठीक। तो इसी का नाम है संसाधनों का पुनः आवंटन, जो सरकारी बजट का उद्देश्य है। ठीक है। तो सर सिंपल वर्डों में ये कह सकता हूं कि सरकार बजट के माध्यम से हमारी इकोनॉमी के जो संसाधन है वो समाज की हानिकारक वस्तुओं पर कम से कम लगाना चाहती है, वहीं समाज की उपयोगिता वस्तुओं पर होती है उन पर ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करती है सरकार बजट के द्वारा। तीसरा पॉइंट है रोजगार के अवसर। सरकार इकोनॉमी के अंदर कितने रोजगार की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लोगों के पास कितने कितने रोजगार आने वाले, कितने टीचर्स अपॉइंट होंगे, कितने डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, या कितने अलग अलग सेक्टर्स में लोगों की अपॉइंटमेंट होगी, इसका अनाउंसमेंट भी सरकार बजट के द्वारा करती है। और कोई स्पेशल एक्ट लाना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं आप लोगों को, एक एग्जाम्पल के तौर पर है MG मनरेगा, कहते हैं हम इसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसकी अनाउंसमेंट सरकार द्वारा बजट में करी गई थी। यानी सरकार इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया था कि कम से कम जो लोग बाग काम करने के इच्छुक और योग्य हों उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी सरकार रोजगार के अवसर की अनाउंसमेंट करती है किसके द्वारा? सरकारी बजट के उद्देश्य के द्वारा, सरकारी बजट के द्वारा। और हम क्या पढ़ रहे हैं? सरकारी बजट के उद्देश्य। कितने पॉइंट पढ़ लिए हमने? 1, 2 और 3। नेक्स्ट पॉइंट, आय व संपत्ति का पुनः वितरण। आय व संपत्ति का पुनः वितरण, ये है गरीब और ये है अमीर। इनकी इनकम कितनी है? इनकी इनकम मैंने मानी 1000 रुपए पर साल। गरीब है भाई। वही इसकी इनकम है कितनी? 10 लाख रुपए पर साल, पर एनम।
अब ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है, गरीबी और अमीर का जो डिफरेंस होता है ये अच्छा नहीं माना जाता कि एक व्यक्ति तो बहुत गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर से अमीर होता जा रहा है, यानी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो गरीबी और अमीर का जो डिफरेंस बढ़ रहा है ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए सरकार क्या करती है, बजट के द्वारा इस डिफरेंस को कम करने की कोशिश करती है। वो सर कैसे, सरकार क्या करेगी, इनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेगी, कर वसूलेगी इनसे, अमीरों से, और सब्सिडी के रूप में सहायता करेगी, हेल्प करेगी किसकी, गरीबों की, ताकि जो गरीबी और अमीर का जो डिफरेंस है, वो जो गरीब बहुत ज्यादा गरीब है और ये अमीर है, तो इस डिफरेंस को क्या कम करने की कोशिश करेगी। तो ये ऐसा करने की कोशिश करती है सरकार, किसके द्वारा, बजट के द्वारा, सरकारी बजट के द्वारा। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सरकारी बजट के उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक स्थिरता। अगर इकोनॉमी के अंदर मंदी आए, बहुत मंदी हो गई या बहुत तेजी हो गई, दोनों ही सिचुएशन क्या है, बेकार मानी जाती है। तो सरकार जो इसको स्थिर करने की कोशिश करती है, इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर स्थिर करने की कोशिश करती है, ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा मंदी हो, ना ही बहुत ज्यादा तेजी हो। या दूसरे अल्फाजों में कह सकता हूं, हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा है, न्यून मांग और अधिमांग। न्यून मांग होती है तो भी बेकार की सिचुएशन होती है, और अधिमांग होती है तो भी बेकार सिचुएशन होती है। तो सरकार न्यून मांग और अधिमांग को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। और हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है एक तरह से, कहां पर, न्यून मांग और अधिमांग वाले चैप्टर के अंदर जी, ठीक है, कि सरकार न्यून मांग को कैसे कंट्रोल करती है और अधिमांग को कैसे कंट्रोल करती है। इसी को कहा जाता है आर्थिक स्थिरता। ठीक, तो यानी मैं सिंपल वर्डों में कह सकता हूं कि सरकार बजट के द्वारा इकोनॉमी के अंदर अधिमांग या न्यून मांग, या जिसको मंदी और तेजी कहते हैं, इसको कंट्रोल या नियंत्रित करने की कोशिश करती है, किसके द्वारा, बजट के द्वारा, जिसको कहा जाता है आर्थिक स्थिरता। संतुलित प्रादेशिक समृद्धि, बैलेंस स्टेट ग्रोथ। इसमें क्या है सर, इसमें क्या है, अब एक स्टेट तो बहुत ग्रो कर रहा है, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, एक स्टेट तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, दिल्ली, वहीं बिहार बहुत कम ग्रो कर रहा है। ये बैलेंस ग्रो नहीं है, ये जो ग्रोथ है बैलेंस नहीं हो रही। या कोई ऐसा कोई राज्य हो सकता है, नागालैंड हो सकता है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार ये चाहती है बजट के अंदर कि भाई ऐसा है, सबका ग्रोथ होनी चाहिए, बिहार का भी ग्रोथ हो और दिल्ली का भी ग्रोथ हो। तो सरकार क्या करती है, बजट के माध्यम से ये अनाउंसमेंट करती है कि अगर कोई बंदा, कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर बिहार में जाकर कंपनी सेटअप करता है, तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स सॉलिड हो जाएगा, और उसको हम आर्थिक सहायता देंगे। ऐसा करके सरकार क्या करने चाह रही है, कि सरकार बिहार का डेवलपमेंट करना चाह रही है, वहां का लोगों का रुझान करना चाहती है, किसकी तरफ, बिहार की तरफ। तो यानी इसी को कहा जाएगा संतुलित प्रादेशिक समृद्धि। ये किसके द्वारा करती है सरकार, सरकारी बजट के माध्यम के द्वारा। यानी ये जो मैंने टॉपिक पढ़ा है आपको, सरकारी बजट के उद्देश्य पढ़ा है, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई कमेंट रहता है तो आप डाउट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अब पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक, बजट घाटा, जिसको कहा जाता है बजट डेफिसिट। घाटा मतलब नुकसान, नुकसान किसका सर, सरकार का। जब सरकार के खर्च ज्यादा हो रहे हैं बजट के अंदर, और प्राप्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी सरकार ने खर्च करे 1000 करोड़, और सरकार के पास आए कितने, केवल 700 करोड़। कितने करोड़, 700 करोड़। तो सरकार का कितना ज्यादा खर्च हो गया, 300 ज्यादा खर्च हो गया। तो ये सरकार का घाटा है ना, ये फायदा है, ये घाटा है सरकार। इसी को कहा जाएगा बजट घाटा। क्या कहा जाएगा, बजट घाटा। ओके सर। अब घाटे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा प्राथमिक घाटा। तीनों घाटों को समझते हैं हम। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा यानी इसको हम डिनोट करेंगे आरडी के द्वारा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट अगर निकालना है आपको, आरडी निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, जब राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति माइनस कर देंगे, तो इसी को कहा जाएगा राजस्व घाटा। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि राजस्व व्यय हुआ हमारा 500 रुपए का, लेट्स से एग्जांपल, और राजस्व प्राप्ति हुई हमारी केवल कितने की, 400 रुपए की। तो सरकार के राजस्व व्यय ज्यादा हो गए, तो सरकार का कितना घाटा हो गया, 100 रुपए का घाटा हो गया, राजस्व घाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा। दूसरी बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके फ्रेंड के लिए, आपके लिए यूजफुल हो तो इसको शेयर करिए, अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। बात अब शुरू करते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, एफडी से कहेंगे इनको। एक तरह से ये उधार को दिखाता है,
इसको दिखाता है सरकार को कितने उधार की लेने की जरूरत है, इसको दिखाता है क्या, राजकोषीय घाटे। राजकोषीय घाटा अगर निकालना है तो कुल व्यय में से कुल प्राप्ति माइनस कर दो, कुल व्यय में से कुल प्राप्ति माइनस कर दो, इसी को कहा जाएगा राजकोषीय घाटा या उधार कहा जाएगा। ओके सर, हम अगर कुल व्यय है तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो राजस्व व्यय दे रखा होगा और पूंजीगत व्यय दे रखा होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, राजकोषीय घाटा आ जाएगा। मैंने अभी माना था राजस्व कितने का माना था, 500 का, और मैंने पूंजीगत व्यय माना 700 रुपए का, तो टोटल कितना व्यय हो गया, 1200 रुपए का। प्राप्ति मानी मैंने 400 रुपए की राजस्व प्राप्ति मानी, और पूंजीगत प्राप्ति मानी मैंने 500 रुपए की, कुल कितनी प्राप्ति हो गई, 900 प्राप्ति हो गई। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, पूंजीगत प्राप्ति में उधार आपका पैसा अमाउंट शामिल ना हो, क्योंकि हम उधार ही निकाल रहे हैं और उधार इसलिए शामिल नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो यानी यहाँ पर जो प्राप्ति लेनी है हमें कुल प्राप्ति लेनी है, लेकिन उधार को छोड़कर 400 और 500 कितने हो गए, 900 हो गए। तो ये यानी 1200 में से जब मैं 900 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, जो क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राथमिक घाटे की, यानी पीडी की बात करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट की। अगर पीडी निकालना है आप लोगों को तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान माइनस कर दीजिए। अभी जैसे मैंने निकाला था कितने का, राजकोषीय घाटा आया कितने का, 300 का, इसमें से ब्याज का भुगतान मैंने माना 100 रुपए का, तो यानी नेट जो सरकार को जरूर घाटा हुआ वो कितने का होगा, 200 का। यानी अगर उधार ब्याज का भुगतान ना पे करना पड़ता तो सरकार कितने का उधार लेती, 200 रुपए का लेती उधार। ठीक, तो यानी प्राथमिक घाटे के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। इसी तरह से राजकोषीय घाटे के बारे में पूछे आप लोगों से तो कुल व्यय और कुल प्राप्ति के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। अब इस पर आधारित छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। सरकार द्वारा लिया गया उधार ज्ञात करो, यदि ब्याज का भुगतान कितना है, 15,000 करोड़ है, जो कि प्राथमिक घाटे का 25% है। ठीक है, यानी ब्याज का भुगतान कितना है, 15,000 करोड़। ओके, और इसने ये यहां पर बात लिखी है कि जो प्राथमिक घाटे का 25% है, यानी पीडी यानी प्राथमिक घाटे का 25% अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, ब्याज का भुगतान आएगा। तो पीडी की पीडी लिख दिया मैंने ऐसी 25%, ये इसको सॉल्व कराएंगे हम तो ये नीचे पहुंचेगा, 25% का मतलब था 25/100, 25 नीचे पहुंचेगा, 100 यहां पर पहुंचेगा, 25 चौके 100, यानी ये कितना आ गया, 60,000 आ गया, क्योंकि ब्याज का भुगतान तो क्वेश्चन में गिवन है ना, कितने का, 15,000 का, तो ये कितना आ गया टोटल, 60,000 का। अच्छा 60,000 का क्या है, पीडी यानी प्राथमिक घाटा, लेकिन सर क्वेश्चन ने तो उधार निकलवाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है कि प्राथमिक घाटा इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटे के, राजकोषीय घाटे में से क्या माइनस कर दूं, ब्याज का भुगतान। प्राथमिक घाटे का अमाउंट कितना है, 60,000। राजकोषीय घाटा इन्हें उधार निकलवाया, क्योंकि राजकोषीय घाटे को क्या कहा जाता है, उधार कहा जाता है। ब्याज का भुगतान 15, तो ये माइनस का, इधर माइनस का हो जाएगा, उसका हो जाएगा प्लस का, तो राजकोषीय घाटे की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 75,000, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन ने मांगा क्या था हमसे, क्या निकालना है, सरकार द्वारा उधार ज्ञात करो, और हमें मालूम है राजकोषीय घाटे को क्या कहा जाता है, उधार कहा जाता है। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, तो उसको कहते हैं विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। छोटे छोटे टॉपिक और हैं, शायद आप लोगों से मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसको और समझा देता हूं। विकासात्मक व्यय ऐसे खर्च करना जिससे इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट हो, विकास हो, उन खर्चों को कहा जाता है विकासात्मक व्यय। यानी अगर सरकार एजुकेशन पे खर्च करती है, ठीक है, एजुकेशन पे खर्च करती है या अस्पताल पे खर्च करती है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होगा। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिससे कोई इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता, जिसको कहा जाता है गैर विकासात्मक व्यय, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सरकार ब्याज का भुगतान पे कर रही है, ब्याज का भुगतान कर रही है, तो उससे कोई इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, सर सुरक्षा पर खर्च, पुलिस पर खर्च, आर्मी पे खर्च, इससे कोई खर्च, कोई इकोनॉमी के अंदर क्या नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। हाँ, हालांकि सेफ्टी है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं। अब है योजना में प्लानिंग एक्सपेंडिचर,
और गैर योजना व्यय। सिंपल। ऐसे खर्च करना जो किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, किसी योजना के अकॉर्डिंग हो, उन खर्चों को कहा जाता है प्लानिंग एक्सपेंडिचर। जबकि ऐसे खर्च करना जो किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना हो, अचानक से खर्च हो जाए, उनका खर्चों को कहा जाता है गैर योजना में। सरकार ने इसके लिए कोई अनुमान नहीं लगा रखा होता है, कोई एस्टिमेट नहीं कर रखा होता है। जैसे सरकार ने क्या, कोरोना जब कोविड आया था भारत के अंदर, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई एस्टिमेट कर रखा था? कोई भी एस्टिमेशन नहीं था बजट के अंदर। तो इसी को कहा जाता है गैर योजना व्यय। ठीक है। होपफुली आप लोगों को जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाए यहाँ पर, वो सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आ होंगे। ये सरकारी बजट वाला चैप्टर आज की वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका या तो विदेशी विनिमय दर शुरू करेंगे या भुगतान शेष शुरू करेंगे। ठीक है।